नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। बेल आइकन बस दबा लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की सबसे पहले सूचना आप तक मिले। आइए स्वागत करते हैं द कॉफ़ी विद सुमित जैन से सुमित जैन साहब का। सुमित जी, बहुत-बहुत स्वागत, नमस्कार। सर नमस्कार। जय सिया राम। जय जय सिया राम। एक खबर आपको बताता हूँ और जो आपके हवाले से ही मेरे पास आई है। आपने बताया कि साहब चाइना ने नॉर्थ ईस्ट की तरफ यानी अपने नॉर्थ ईस्ट की तरफ रशिया की कुछ जमीन हड़प ली है। अब लोग कहेंगे साहब सुमित जी बैठे हैं चीन में, चीन ने रशिया की जमीन हड़प ली। रशिया तो हमारा दोस्त है। अभी हम एक क्वाड बना रहे थे, रशिया, चाइना और इंडिया एक साथ आ रहे थे। अब ये हड़पा-हड़पी का मामला क्या है? और अगर है भी तो उसको आप सुमित जी के साथ बैठ के क्यों बतिया रहे हैं? देखिए साहब, ऐसा है, विश्व राजनीति जो है, जियोपॉलिटिकल एरिना बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। नए-नए मानक सेट किए जा रहे हैं, नए-नए पैमाने तय हो रहे हैं और उसी के साथ नया-नया न्यू नॉर्मल भी एस्टैब्लिश हो रहा है। ये हड़पने का सीजन जो चल पड़ा है और चाइना ने अगर चला है, तो चाइना के पास भी और उसके तीर के निशाने पर भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हड़प रहा है या हड़पा जा सकता है। ये अलग बात है कि कभी उसने अरुणाचल को हड़पने का प्रयास किया था, कभी वो डोकलाम करता था, लेकिन अब वो सही रास्ते पर है। और जब अरुणाचल में प्रधानमंत्री जाते हैं, तो चाइना का सरकारी अखबार लिखता है कि भारतीय प्रधानमंत्री अपने अरुणाचल में। तो ये नया न्यू नॉर्मल एक ये भी है। लेकिन एक नया न्यू नॉर्मल और नई गतिविधि ये भी देखी जा रही है सुमित जी, कि हम जो है पीओजे सुना है वाया तालिबान हड़प रहे हैं। क्योंकि पीओजे के जरिए अफगानिस्तान और भारत की सीमा एक है, ऐसा अभी-अभी तालिबान वाले साहब मान के चले गए हैं। आपने पिछले ही वीडियो में बताया था कि कई चौकियों पर उन्होंने भारत के झंडे भी लगा दिए हैं। साहब ये बताइए, ये हड़पा-हड़पी के मौसम में हमारे पास भी कुछ है हड़पने को, या ये हड़पना, हालाँकि नेगेटिव शब्द है, क्या अब न्यू नॉर्मल हो जाएगा? क्योंकि हमारे पास ज़रा बांग्लादेश की तरफ भी कुछ है, सुना है चटगाँव के आस-पास भी कुछ है, पीओजे के है ही है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो चाइना ने ये जो हड़पने का काम शुरू किया, ज़रा वहाँ से शुरू होके, और जानते हैं मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, बहुत स्वार्थी हूँ। मैं दुनिया में कुछ भी हो जाए, 100 ग्राम हवा चल जाए, तो मैं तुरंत पलट के पूछता हूँ इसमें भारत का क्या है? कुछ है क्या? तो मैं चाहूँगा कि इंडिया के एंगल को भी आप ज़रूर बताएँ। पहले ये घटना क्या हुई है? इसका जियोपॉलिटिकल अर्थ क्या है? अनर्थ क्या है? सुमित जी। अवनीश जी, न्यूज़ छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी न्यूज़ है और इसके कई पहलू हैं जो मैं बहुत देर से बोल रहा था। आज वह एक एक करके सारे समझाऊंगा। पहली बात, आपने बोला कि ये शुरुआत हड़पने की चाइना ने शुरू करी, सही भी है और गलत स्टेटमेंट भी है। गलत ऐसे है, इसकी शुरुआत ट्रंप ने करी जब उसने बोला कि कनाडा भी मेरा, ग्रीनलैंड भी मेरा, गाज़ा भी मेरा। जब उसकी ये स्टेटमेंट आती है, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्री का प्रेसिडेंट ये बोलता है जहाँ पे मैं हाथ रखूंगा वो मेरा है, तुम्हें मानना पड़ेगा वरना मिलिटरीली मैं उस जगह को ले लूंगा। तो उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया कि जो मेरा मन करता है मैं ले जाऊंगा, जो तुम्हारा मन करता है, जितनी तुम्हारी हिम्मत है तुम ले जाओ। तो उसके बाद चाइना ने दिखा दिया हमारी जो हिम्मत है हम ले जाएंगे। मोदी जी के पास मौका है, आपकी हिम्मत है आप ले जाइए, हम नहीं रोकेंगे। रीज़न क्या है? अब दुनिया को समझ आ गया कि पूरी दुनिया फ्रेगमेंटेड है। फ्रेगमेंटेड का मतलब है टुकड़े होते 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 ये 200 से ज़्यादा कंट्रीज बन चुकी हैं। चलाती दुनिया को सिर्फ 2 या 3 कंट्रीज हैं जो दुनिया को चलाती हैं। अगर आप देखेंगे जो टॉप की 3 या 4 या 5 जो इकोनॉमीज हैं वो ऑलमोस्ट 80 to 90% ऑफ वर्ल्ड्स जीडीपी हैं। बाकी छोटी छोटी कंट्री तो सर्वाइवल के ऊपर भी लाले पड़े हैं, वो अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पाती, उनको साइड्स लेनी पड़ती हैं। अगर ये छोटी छोटी कंट्रीज को खत्म कर दिया जाए, इसको रीअलाइन किया जाए, तो हम वहीं पे चले जाएंगे जो 4000-5000 साल पहले जो दुनिया होती थी। 4 या 5 सिविलाइजेशंस थी। भारत की एक सिविलाइजेशन थी, दूसरा कोई ऑटोमन एम्पायर था, कोई मिडल ईस्ट की सिविलाइजेशन थी, और ऐसे या ब्रिटिश एम्पायर था। ये एम्पायर्स होते थे या सिविलाइजेशंस थी। उसमें भी जो मित्र सिविलाइजेशंस थी वो आपस में काम करते थे, दुश्मन से काम नहीं होता था। यहाँ की दुश्मन कंट्री में मैरिज भी नहीं होती थी लड़कियों की, ये आपने सुना होगा। डोनाल्ड ट्रंप वही चाहते हैं कि वहीं पर दुनिया पहुंच जाए। चलिए, ये तो हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत करी।
अब आते हैं चाइना के ऊपर। चाइना ने जब देखा कि रशिया एंगेज्ड है यूक्रेन के वॉर में, अब उसका नेटो के साथ पंगा पड़ा हुआ है, वहाँ पर कभी हथियार जा रहे हैं, कभी प्लेन जा रहे हैं, आपने वो सारी न्यूज़ देखी हैं। जब कोई डाइवर्टेड होता है तब चाइना अपना खेल खेल जाता है। वही काम उन्होंने अभी भी किया। यूक्रेन के युद्ध में रशिया की ज़रूरत थी पैसे की, चाइना ने उनसे तेल खरीदा, गैस खरीदी और उसके बाद पूरा डिपेंडेंट कर दिया रशिया को अपने ऊपर। हमने भी खरीदा, लेकिन हमने रशिया को अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं किया, क्योंकि रशिया का बॉर्डर लगता है चाइना के साथ। तो चाइना ने जो रेलवे लाइन रशिया तक जाती है, वहाँ पे ट्रेन्स की ट्रेस भरकर सामान की भेजी जो रशिया को ज़रूरत थी। तो रशिया कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गया, यहाँ तक कि हथियार तक रशिया को भेजे चाइना ने। अब उस चक्कर में रशिया ने विश्वास इतना ज़्यादा कर लिया कि उन्होंने चाइनीज़ के जो वीज़ा है वो फ्री कर दिए, कि आपको वीज़ा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नेपाल के लोगों को भारत में आने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए, वैसे ही चाइनीज़ को अब रशिया में जाने के लिए वीज़ा नहीं चाहिए था। ऊपर से जब युद्ध हो रहा था तो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, भारत का नहीं, जो रशिया का नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वो बहुत ही कम पॉपुलेशन है वहाँ पर। अब युद्ध के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो युद्ध लड़ने चले गए देश के लिए, वो जगह खाली हो गई। जब खाली हुई तो वहाँ की जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई थी, बहुत कम प्राइसेस वहाँ पर हो गई। चाइना ने उसका मौका का फ़ायदा उठाया। 2 मिलियन यानी कि 20 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ को वहाँ भेज दिया ज़मीन खरीदने के लिए। आज 40% ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ रशिया चाइना के कब्ज़े में है और वहाँ पे ये ज़मीनें लेकर बैठे हैं। और जो वर्कर्स वहाँ पे काम करने आए हैं वो सारे नॉर्थ कोरिया से बुला लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरियन को भी पैसे चाहिए। 50,000 से ज़्यादा नॉर्थ कोरिया के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। ज़मीनें सारी की सारी जो एरिया है वो चाइना ने हड़प लिया है 40%। अब जब रशिया को पता लगा कि यार मेरे 40% ऑफ नॉर्थ ईस्ट तो चाइना ने हड़प लिया है, अब उसी बात पे आता हूँ जो मैंने पहले बोली थी आपको, कि रशिया और चाइना एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते ही नहीं हैं। आपको याद होगा मैंने यहाँ पे के शो पे भी बोला था, जबकि दुनिया बोलती है कि रशिया चाइना तो इकट्ठे हैं, तो हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे? नॉट एट ऑल। रशिया ने कभी भी चाइना के ऊपर विश्वास नहीं किया और ये अब प्रूव करता है ये चीज़। ये तो अभी एक चीज़ है। इसीलिए पुतिन ने आज डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2.5 घंटा बात करी सर, और कॉल ट्रंप ने नहीं किया, पुतिन ने कॉल किया है। पुतिन कभी भी किसी को पहले कॉल नहीं करते, वो हमेशा दूसरे की फ़ोन की वेट करते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का को खुद फ़ोन करना, बिकॉज ही नोज़ कि उनकी कंट्री उनके हाथ से जा रही है, उसका रीज़न है। चाइना ने सिर्फ अगर बदमाशी करनी हो, सिर्फ ज़मीन हड़प ली हो, इतना छोटे मैटर के लिए रशियन प्रेसिडेंट ट्रंप से बात नहीं करेंगे और मीटिंग फिक्स कर लिया है। अगले हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन और ट्रंप मिलने वाले हैं। अभी इंडियन मीडिया में न्यूज़ आई नहीं है, मुझे लगता है ये कल तक आएगी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि दे आर मीटिंग नेक्स्ट वीक फॉर सम रीज़न। चाइना ने जब एक ज़मीन हड़पी तो उसने साथ में जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ हैं वहाँ से जो गैस है, बिकॉज लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, वो अपनी गैस को, अपने तेल को वो बेचते थे रशिया को। रशिया के पास सी का एक्सेस है, वहाँ से वो री एक्सपोर्ट होता था दुनिया भर में। चाइना ने बोला तुम्हें रशिया को देने की ज़रूरत क्या है? रशिया एंगेज है यूक्रेन में, आपको पैसे भी कम देता है, आप एक काम करो गैस पाइपलाइन मेरे कंट्री में सीधी डाल दो। अब जो ये तुर्कमेनिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, ये सारे रशिया को जो माल बेचते थे, चाइना ने सीधी पाइपलाइन अपने कंट्री में डाल दी। अब गैस रशिया को नहीं बेचती जाती है। अब सेंट्रल एशिया के ऊपर जो पूरा कंट्रोल था रशिया का, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंट्रोल होने के कारण ही आपको एक्सेस मिल रहा था वहाँ पर। आप चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान से आप सेंट्रल एशिया तक जो गैस पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं, रेलवे लाइन अपने डालनी शुरू कर दी, उसको बाईपास कर दिया चाइना ने। जब रशिया को दिखा कि उसकी पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक है कंट्रोल है वो उसके हाथ से जा रहा है, दूसरा लैंड उसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है, उसने पुतिन ने ट्रंप को फ़ोन किया है कि लेट्स मीट एंड डिस्कस यूक्रेन एंड ऑल्सो चाइना। अब चाइना को जैसे ही चाइना का नाम आता है तो डोनाल्ड ट्रंप के जो कान हैं, जो उसके ये सींग हैं, वो खड़े हो जाते हैं। तो मैं पहले बोल रहा हूँ टारगेट हमेशा ही चाइना था, भारत कभी टारगेट था ही नहीं। अब जैसे ही ट्रंप को ये पता लगा कि यार ये कुछ हो रहा है, तो कुछ हरकतें चाइना में भी अमेरिका में होनी शुरू हो गई। वहाँ पे हमारे कैश पटेल जी बैठे हैं, गुजराती भाई, उन्होंने चाइनीज़ को पकड़ना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंग बात है, अभी फ़ोन कॉल होता है, उसके 2 घंटे के बाद कैश पटेल का एक स्टेटमेंट आती है कि हमने यहाँ पर जासूस पकड़ लिए चाइना के,
अमेरिका के अंदर, वो यहाँ पर जो हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उसके पास चाइनीज़ बैठे हुए थे, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के अंदर भी थे। यहाँ से सीक्रेट जो इंफॉर्मेशन है वो चोरी कर कर चाइना भेज रहे थे। हमने इनको पकड़ लिया है। सब ये जो है कोइंसिडेंस नहीं होते हैं। जियो पॉलिटिक्स में हर चीज़ कैलकुलेटिव होती है। ये मैसेज था पुतिन के लिए, वी आर विद यू। तुम अगर ये युद्ध रोकते हो, ये पुतिन और जो ट्रंप की 2.5 घंटे की जो बातचीत हुई है उसमें एक चीज़ और बोली गई है, अगर तुम यूक्रेन के साथ युद्ध को रुकवाते हो, क्योंकि ट्रंप को एक स्टेटमेंट देनी है कि देखिए दुनिया में मैंने 9 युद्ध रुकवा दिए, 8 तो मैं रुकवा चुका था, ये 9वां युद्ध भी मैंने रुकवा दिया। उस स्टेटमेंट को लेने के लिए अब पुतिन को एक झांसा दिया जा रहा है कि चाइना को तंग हम करेंगे ताकि तुम्हारी ज़मीन को खाली कर दे, तुम युद्ध रोक दो और ये डिक्लेयर कर दो कि ट्रंप ने ही युद्ध रुकवाया है, और उसके बदले में हम तुम्हें ट्रेड की डील साइन करेंगे, तुम्हारे जो पैसे हड़पे हुए हैं या फ्रीज किए हुए हैं स्विफ्ट के अंदर वो रिलीज़ कर दिए जाएंगे, तुम्हारे साथ डील किया जाएगा, ट्रेड इंक्रीज किया जाएगा और दुनिया भर के रास्ते तुम्हें खोल दिए जाएंगे। रशिया भी चाहता है कि युद्ध को रुकवा दिया जाए। उस पर 2 फायदे हैं, रशिया के भी, अमेरिका के भी। नुकसान सिर्फ एक ही कंट्री को होगा, वो है चाइना को, क्योंकि चाइना ने अपने कार्ड्स को बहुत जल्दी और बहुत बड़े लेवल पर उसने खेलना शुरू कर दिया। अब पुतिन और ट्रंप दोनों मिलकर चाइना की वाट लगाने वाले हैं। ये आपको अगले हफ्ते बुडापेस्ट पे जब मीटिंग होगा पुतिन की और ट्रंप की, तब आपको दिखाई देगा। बाकी बातें इसके बाद और बड़ा कुछ है वो भी कवर करेंगे जी। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि मैं बड़ा स्वार्थी नेचर का आदमी हूँ। मैं तुरंत उसमें इंडिया इंडिया खोजने लग जाता हूँ। आप मुझे पकड़ के अंतरिक्ष में भी ले जाएंगे ना, मैं वहाँ भी इंडिया इंडिया खोजने लग जाऊंगा। क्या करूँ? अब सवाल ये होता है कि आपने कहा कि जितने भी छोटे छोटे और लैंड लॉक्ड कंट्रीज थे उनको चाइना ने अपने पाले में कर लिया है। वो रशिया के पास नहीं जाते, उनको जरूरत के लिए वो चाइना के पास आते हैं। लेकिन उसी के साथ अब हमारा देखिए इंडिया वाला सरोकार जुड़ा हुआ है। आप ही ने कहा कि आप वहां पर रेल प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो अब वहां तो इन्फ्लुएंस बढ़ गया चाइना का, तो ये तो हमारा नुकसान हो गया साहब। बाकी तो जो हुआ तो हुआ, हमारे नुकसान का क्या होगा? ये जो डेवलपमेंट है इसमें तो हमारा नुकसान सीधा सीधा दिख रहा है, यानी भारत का नुकसान दिख रहा है। अवनीश जी, जियो पॉलिटिक्स में कोई भी कंट्री हमेशा जीत नहीं सकता। आप कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। आपने एक दाव चला कि आपने बीआरआई को बंद करवाना था। आपने बोल दिया कि हम चाबहार से, अफगानिस्तान से, सेंट्रल एशिया से मॉस्को तक हम एक रेलवे लाइन डालेंगे। ये आपकी चाल थी बीआरआई को ख़त्म करने के लिए। चाइना ने भी चाल चल दी, लेकिन यह है कि हमारी चाल थोड़ी सी कछुए की चाल चलती है, वो थोड़ा खरगोश की तरफ भागते हैं। उन्होंने अनाउंस किया लास्ट ईयर, बताया किसी को नहीं, और गैस पाइपलाइन डाल भी दिया। जब गैस लाइन पाइपलाइन डल चुकी है, गैस ऑलरेडी चाइना जानी शुरू हो गई है, उसके बाद दुनिया को पता लगा कि यार ये काम हो गया है। पहली बात ये, और जियो पॉलिटिक्स है, कभी आप जीतेंगे कभी हारेंगे। लेकिन चाइना जीत जाएगा? नहीं हो सकता। रीज़न बीइंग ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। चाइना की जो विस्तारवादी नीति है उसके कारण कोई भी कंट्री इनके ऊपर विश्वास नहीं करता है। चाइना सिर्फ उसी कंट्रीज़ को वो कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप रखते हैं जहाँ पर पॉलिटिशियंस करप्ट हों। तभी मैं बोलता हूँ BRI का मतलब क्या है? ब्राइब के पहले 3 अक्षर होते हैं BRI। तो जहाँ पर ब्राइब दे सकें वहाँ पर BRI चलता है। अगर कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार के टाइम पर BRI को थ्रू नेपाल भारत में लेके आने की बात राहुल गांधी ने ही करी थी। ये हमारी खुशनसीबी है कि मोदी जी ने आते सार BRI के उस प्रोजेक्ट को बंद किया कि ये भारत के लिए नुकसान का काम है। तो ये जो आज चाइना ने किया है ये टेम्पररी अरेंजमेंट है। आपने रिलेशनशिप्स बनाए हैं, जब भी जो डालते हैं मोदी जी जाकर, उसके बाद सारा कुछ सीधा होना शुरू हो जाता है। दूसरे कंट्री के प्रेसिडेंट्स मोदी जी के चरणों को हाथ लगाते हैं। और सेंट्रल एशिया में हमने जो कनेक्टिविटी का काम किया है, मोदी जी ने वहाँ पर दिखाया कि हमारे 3000 साल पुराने हमारे रिलेशंस हैं सेंट्रल एशिया के साथ। दे कनेक्ट विद अस थ्रू हिस्ट्री। वो भूल नहीं सकते जो हमने आउटरीच किया है। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर पहले कोई जाता नहीं था। जब मोदी जी ने पिछले 6 साल पहले वहाँ पर जाना शुरू किया, जयशंकर जी बहुत बार सेंट्रल एशिया की कंट्रीज़ में गए हैं, तो चाइना की जो घंटियाँ हैं वो बजनी शुरू हुई कि मोदी जी यहाँ पर कर क्या रहे हैं। और मज़े की बात देखिए, हम सेंट्रल एशिया से रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं थ्रू अफगानिस्तान, और गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कश्मीर तक। अब कश्मीर में जब तक POK नहीं आएगा तब तक गैस पाइपलाइन डल नहीं सकती। बट अब इसमें मज़े की बात सुनिए, गुजरात से लेकर कश्मीर तक गैस पाइपलाइन ऑलरेडी डल चुकी है। जो ऊपर वखान कॉरिडोर है वहाँ से सेंट्रल एशिया तक
ऑलरेडी पाइपलाइन डल चुकी है, बस कनेक्शन का बात है, बीच में 25 किलोमीटर का फासला है, उसको जोड़ दीजिए तो आपका सेंट्रल एशिया से कनेक्शन हो जाएगा। अब वखान कॉरिडोर में आजकल आपको दिखता है कुछ हो रहा है अफगानिस्तान की तरफ से, आपको दिखता है कि वखान कॉरिडोर पूरा हॉट है, और इतना हॉट है कि पाकिस्तान का मुनीर इमरजेंसी मीटिंग करता है ये बोलने के लिए ये हो क्या रहा है। हमारी नंबर 1 एजेंसी ISI, उसको ये नहीं पता लगा कि अफगानिस्तान हमें ठोकने आया है, और वो ठोक के भी चला गया और हमें पता नहीं लगा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनको ये नहीं पता था कि भारत कहाँ से आएगा। ये इंटेलिजेंस है, नंबर 1 एजेंसी इन द वर्ल्ड, उसको इमरजेंसी मीटिंग करनी पड़ रही है साहब। तो आप देखिए जो सारे काम हो रहे हैं वो वैसे ही हो रहे हैं जैसे आपने ये प्लान किए हुए हैं। गैस पाइपलाइन ऑलरेडी बन रही है, बन चुकी है, बस कनेक्शन बाकी है। ये टाइमिंग परफेक्ट है। ऑलरेडी मैं पहले बोल रहा हूँ कि मानसून खत्म हो चुका है, खेत खाली हैं, वखान कॉरिडोर हॉट है, आपकी एयर बेसिस ऑलरेडी तैयार हैं। बस रात के 8 बजे एक इन्फॉर्मेशन मोदी जी की वेट है, भाइयों बहनों हमने POK ले लिया, बस उसी की वेट है। क्योंकि पिछली बार 22 मिनट लगे थे, इस बार 22 मिनट नहीं, मैं दावा देता हूँ 5 या 10 मिनट में ये काम 1 to 3 हो जाएगा पाकिस्तान का। अफगानिस्तान आपके साथ है, सेंट्रल एशिया आपके साथ है। सेंट्रल एशिया की जो तजाकिस्तान कंट्री है वहाँ पर आपके ऑलरेडी 2 एयर बेसिस तैयार हैं, वहाँ पर अपने फाइटर प्लेन्स ऑलरेडी खड़े हैं। यहाँ पर अफगानिस्तान ने आपको बोल दिया आपका और हमारा बॉर्डर मिलता है। अगर ये भी इसके बाद भी बोले कि भारत का फ़ायदा क्या है, भारत का फ़ायदा ये है कि ऑल दिस कंट्रीज स्टैंड विद यू एज फार एज चाइना इज़ कंसर्न। चाइना ने नॉर्थ ईस्ट का जो रशिया का एरिया ले लिया, ये अपनी कवर में इन्होंने कील ठोका है। इन्होंने ज़मीन तो ले ली, लेकिन एक बहुत अच्छा दोस्त जो रशिया था उसको अपने हाथ से निकाल दिया, पहली बात। और जैसे जैसे ये डीकपलिंग होगा, अब अमेरिका का जो अटैक है चाइना के ऊपर और बढ़ जाएगा। जितना चाइना के ऊपर अटैक बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये सेंट्रल एशिया की कंट्रीज, ये रशिया इवन की बिजनेस वो आपकी तरफ आएगा। मज़े की बात यह है कि चाइना की जो यहाँ पर जो फॉरेन की कंपनीज़ हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, उन्होंने, मैं अभी कल 2 दिन के आपको मालूम है मैं ट्रिप पे था, यहाँ पर मेरी बिजनेस मीटिंग्स थी। जब मैं बिज़नेस के लोगों को मिलता हूँ, पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि भारत में हम जॉइंट वेंचर कैसे कर सकते हैं। मैं कि दैट मीन्स दे नो कि उनका फ्यूचर अब चाइना में नहीं है, उनको भारत ही सर्वाइवल के लिए और एक्सपेंशन के लिए उनको कंट्री दिखता है। अगर चाइनीज़ जो अपने कंट्री को छोड़कर बाहर जाते ही नहीं हैं, वो भारत में फैक्ट्री लगाने की बात बोले, इसका मतलब है अंदर ही अंदर कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ है और चाइनीज़ कंपनीज़ को पहले दिखती है। मैं कॉर्पोरेट का आदमी हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको जियो पॉलिटिक्स सीखनी है या समझनी है, आपको मनी को फॉलो करना पड़ेगा, पैसा किधर मूव कर रहा है। क्योंकि पैसे को पता होता है कि किसकी वाट लगने वाली है, किसके बुरे दिन शुरू होने वाले हैं और किसके अच्छे दिन वो शुरू होने वाले हैं। चाइना से पैसा बाहर निकल रहा है और भारत में पैसा आ रहा है, और इसी से समझ आइए कि हमारा फ़ायदा क्या है। जी बिल्कुल सुमित जी, ये फायदा तो समझ में आ रहा है और अंततः मेरा जो स्वार्थीपना है वो काम आया और हमारे दर्शकों तक ये बात अब मुझे लगता है सुमित जी के जरिए पहुंच गई कि इसमें हमें अगर थोड़ा नुकसान अभी फौरी तौर पर दिख रहा है तो आगे हमें फायदा क्या है। और आपने बिल्कुल एक बात एकदम सही कही कि साहब देखिए, हमेशा हम नहीं जीतते हैं, ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल की जमीन नहीं है। और जियो पॉलिटिकल जो गतिविधियां होती हैं वो भाव आधारित नहीं होती हैं, वो दूसरा वाला भाव यानी इमोशन आधारित नहीं होती हैं, वो भाव आधारित होती हैं, यानी कीमत आधारित होती हैं, वैल्यू आधारित होती हैं। 2.5 घंटे की बात पुतिन और ट्रम्प चर्चा में, सर इतनी तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड में होती है। बहरहाल आजकल तोता मैना ही 2.5 घंटे, मतलब मैं तो 2.5 घंटे क्या क्या बतियाए होंगे। बहरहाल चलिए, वो लोग बड़े लोग हैं, बतिया रहे हैं तो उसका निकल के आएगा। क्या यूक्रेन युद्ध अब वाकई अपने समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है? देखते हैं कोई देखिए, संभावना। यूक्रेन में ऑलरेडी ज़ेलेंस्की से बात चल रही है। अगले हफ्ते जब पुतिन से मीटिंग होगा, पुतिन हिमसेल्फ कमिंग, आपको मालूम है पहले भी जब ट्रंप ने भारत को टच किया, पुतिन ने इमीडिएटली या तो फ़ोन किया या मीटिंग किया। मैं आपको दोबारा से दर्शकों को याद दिला दूं, चाइना को भी 250% का टैक्स लगाया था क्योंकि उन्होंने वो रशिया से तेल खरीद रहे थे। पुतिन को फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही भारत के ऊपर 50% का टैक्स लगाया, पुतिन ने इमीडिएटली बोला मैं मीटिंग करने के लिए तैयार हूँ। आपको याद होगा वो अलास्का में गए थे मीटिंग करने के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर टैक्स लगाया था या हमारे ऊपर प्रेशर था कि हम रशिया से तेल ना खरीदें। अब दोबारा से वही काम हो रहा है, हमें दोबारा से प्रेशराइज किया गया। जैसे कल ही डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट थी कि मोदी ने मुझे प्रॉमिस किया है वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। जैसे ही वो स्टेटमेंट आती है, पुतिन का कॉल आता है ट्रंप को
2.5 घंटे मीटिंग होती है और उसमें पहला स्टेटमेंट ये था, डू नॉट प्रेशराइज मोदी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि पुतिन जो अपने कंट्री के सिवाय किसी के लिए खड़ा नहीं होता, उसने ये स्टेटमेंट दिया है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मोदी। बस ये बोलना भूल गए, माई मोदी, इसी में सब कुछ कवर हो जाता है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा, पुतिन की मजबूरी है कि सेंट्रल एशिया उसके हाथ से निकल रहा है, चाइना उसकी ज़मीन को हड़प रहा है, और अगर चाइना ने ये हरकत करी है तो कल को हो सकता है जो बाकी के कंट्रीज जैसे नेटो कंट्रीज़ हैं वो भी ये हरकतें करें कि इसकी ज़मीन को हड़पे, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड है। रशिया नहीं चाहता कि ये काम हो, और ये जो युद्ध है इतना लंबा हो गया है कि अब रशिया को खुद को नुकसान हो रहा है। उसकी जो रिफाइनरीज हैं उसको हिट किया जा रहा है नेटो की तरफ से। नाम यूक्रेन का है, लेकिन यूक्रेन के पास इतनी हैसियत नहीं है कि रशिया की रिफाइनरीज को वो हिट कर सके। यहाँ तक इतना हिट किया है कि रशिया ने अनाउंस कर दिया कि अब वो जो तेल को एक्सपोर्ट करता था उसको रिड्यूस कर रहा है। अब मजबूरी बन गया है पुतिन की कि मोदी को भी बचाना है, अपने कंट्री को भी बचाना है, अपनी ज़मीन को बचाना है, सेंट्रल एशिया में अपना जो दबदबा है उसको भी उसने बचाना है। इसलिए ये मीटिंग होती हुई दिखाई देती है। कॉम्प्रोमाइज़, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ होगा कि आधी ज़मीन जो रशिया ने ली है आधी वापस करनी पड़ेगी, आधी वो अपने पास रखेगा। इट विल बी अ विक्ट्री लैप, जहाँ पे अमेरिका बोलेगा देखिए हमने काम करवा दिया, यूक्रेन बोलेगा हम आधी कंट्री ले आए, और रशिया बोलेगा हम आधी कंट्री हमने अपनी हड़प ली। तो ये सभी के लिए एक विन विन पोजीशन होगा। दिस इज़ वेयर इट इज़ गोइंग टू एंड अप। इसके अलावा कोई और चारा है ही नहीं। यूक्रेन बोले मुझे सारी ज़मीन चाहिए, कभी नहीं मिलेगी। रशिया बोले जो मैंने जीत लिया, वो पॉसिबल नहीं है। तो ये मिडिल वाला पाथ जो है, आधी तुम्हारा आधा मेरा, बाकी मेरे पीछे है ना, आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए बाकी मेरे पीछे आइए, वो पुतिन को वो ट्रम्प करने वाले हैं कि आधे यूक्रेन में जाइए आधे रशिया में जाइए बाकी मेरे पीछे आइए। तो वो वाला हाल होने वाला है। यही हरकतों के कारण नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। जी बिल्कुल। और आपने कहा आधे इधर जाइए आधे उधर जाइए बाकी मेरे साथ आइए, तो यही हमारे साथ इधर हो रहा है, आधे उधर जाइए आधे अफगानिस्तान जाइए बाकी जो है मेरे पास चले जाइए। तो मुझे लगता है कि यही, और जियो पॉलिटिक्स में इसी तरह से होता है, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। बाकी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशन से उठा के कोई लेके चला है। रही बात ट्रम्प चचा के टैरिफ की, आपका ट्रम्प और मोदी के रिलेशन को लेकर एक दूसरा एंगल है, और वो एंगल भी आप बहुत पहले से कहते आ रहे हैं, दर्शक हमारे बखूबी जानते हैं, कई सारी बातें हमने की हैं। धीरे धीरे दर्शक उसको भी पचाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि एक तरफ ट्रम्प का 50% का टैरिफ और टैरिफ का ये रोला, और दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमिक्स ने क्या बोला, हमारी इकोनॉमी ने क्या बोला। हमने साहब सितंबर में हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया, 6.74% एक्सपोर्ट हमने बढ़ा लिया। ये बात ठीक है कि हमारा थोड़ा इंपोर्ट भी बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारा जो व्यापार घाटा है वो थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है। लेकिन उसमें अच्छाई ये है कि जो हमारा इंपोर्ट इस समय बढ़ा है, वो सोने का इंपोर्ट है, चांदी का इंपोर्ट है, फर्टिलाइज़र का इंपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का इंपोर्ट है। तो ये हमारे लिए ये सुखद संदेश है कि थोड़ा-सा हमारा घाटा ज़रूर है। तो ट्रम्प के टैरिफ का फ़र्क तो अगर हम डेटाज़ पे कहें तो बिल्कुल नहीं पड़ा साहब, हमारा तो एक्सपोर्ट उल्टा बढ़ गया। अब आप नापते रहिए कौन-सा एक्सपोर्ट बढ़ा। सुमित जी, आपने जिस तरीके से जी, मुझे लग रहा है कि आप इसको जस्ट कुछ और सम अप करना चाह रहे हैं। क्लोजिंग में एक और मैं क्लोजिंग कर दूं आपके लिए। अभी ये न्यूज़ बाहर नहीं आई है, मैं स्टिल आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ कि हमारी जो ट्रेड डील है अमेरिका के साथ वो ऑलरेडी फाइनल हो गई है। साइन कभी भी हो सकती है। मैंने आपको पहले बोला था नवंबर में साइन होगी, नवंबर में वो साइन हो जाएगी। हमारे ऊपर जो टैरिफ है वो 16 और 18% के बीच में लगेगा। हम भी अमेरिका के ऊपर उतना ही टैक्स लगाएंगे। जो इतना प्रेशराइज हमें किया जा रहा था वो नहीं किया जाएगा। और चाइना के ऊपर कुछ ऐसी आइटम्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, चाइना बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में है, उसके ऊपर 500% का टैक्स लगाया जा रहा है। आपके ऊपर नहीं लगाया जा रहा। चाइना के ऊपर आज की डेट में 130% का टैक्स है, उसको बढ़ाकर 500% करने की बातें हो गई हैं। 85% ऑफ जो गवर्नमेंट के लोग हैं अमेरिका में, उन्होंने ओके कर दिया है कि चाइना के ऊपर 500% का टैक्स लगा दीजिए। और ये काम अमेरिका में हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, जो मैं 2 महीने से मुझे लोग पागल बोलते हैं कि चाइना टारगेट पे है, भारत टारगेट पे नहीं है, अब इसके बाद भी आप बोलेंगे कि ये टारगेट कौन है। और ये सिर्फ भारत का नाम लेकर आपने बोला, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि अगर भारत के ऊपर 50% का मैंने टैरिफ लगाया है तो तुम्हारे ऊपर क्यों ना लगाऊं। ये जियो पॉलिटिक्स कभी भी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती, ये लोगों को समझ आना चाहिए।
जो इंडियन मीडिया दिखाता है वो चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के लोग आपको दिखाना चाहते हैं, इंडियन मीडिया उसी को कवर करता है। बट जियो पॉलिटिक्स तब समझ आएगी जब आप उसकी इंटेग्रिटीज को समझेंगे। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू कि गुड न्यूज़ ऑफ भारत एंड अमेरिका ट्रेड डील साइनिंग इन नवंबर बहुत ही नज़दीक है। चाइना की वाट लगने वाली है, और अगर जो आपने पहले बोला था आप स्वार्थी हैं, तो उसका आंसर भी मैंने दे दिया। भारत की बल्ले बल्ले है और चाइना की थल्ले थल्ले बहुत जल्दी होने वाली है जी। बिल्कुल। और आपने देखिए जियो पॉलिटिकल में आपने कहा ना कि ऐसा होता है कि उसके बहाने उसका नाम लेके दूसरे को समझा दिया जाता है। तो दर्शकों के सामने एकदम मैं देसी उदाहरण दे रहा हूँ। चलिए, आप लोग भी सोचेंगे कहाँ की बात समझाने के लिए मैं कहाँ का उदाहरण दे रहा हूँ, एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन वो बहुत सटीक एग्ज़ाम्पल है। दर्शकों, आप ज़रा बिहार इलेक्शन में देख लीजिए, एनडीए ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, उसने कहा कि जीतन राम जब पासवान अटके हुए थे कि नहीं हम 40 सीट लेंगे, तो उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने जीतन राम मांझी को 6 सीट दिया और ये कहा, उनसे कहलवा भी दिया कि हमको इतना दे दो, इतना दे दो। वो केवल चिराग को समझाने के लिए था कि अगर हम 6 सीट उनको दे रहे हैं इतना माँगने पे, तो तुमको भी 40 नहीं देंगे, चुपचाप आओ 20-22 के आस-पास मान जाओ। आप देखिए, चाहे आपके घर के पास ही आपके उदाहरण भरे रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर पैनी दृष्टि डालिए, तो आप दुनिया की सारे खेल समझ जाते हैं, और वो भी तब जब सुमित जैन जी इतने आसानी से चीज़ें आपके सामने रखे, तो डॉट्स कितने आसान से जुड़ते हैं। सुमित जी, आपने इतने गूढ़, इतने कठिन विषय को इतने ईज़ी पेपर हम लोगों को दिया कि हमारे दर्शक और हम उसको आराम से सॉल्व कर गए, और हमें लग रहा है कि हमने समझने में 100% नंबर पा लिया है। इसके लिए आपको धन्यवाद। सुमित जी, समय देने के लिए भी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक बार फिर वही, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियोस लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ताकि अगली बार सुमित जी इस चैनल पर कोई और वीडियो लेके आएँ, उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। सुमित जी, एक बार फिर धन्यवाद। इसी के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करेंगे। मुझे और सुमित जैन जी को, दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम।